हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में स्वागत है। मैं अतीक अली और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसके अंशाल पेपर कर रहे हैं। और अंशाल पेपर में हम जो है 2025 का जो 7वां सेट केएफ है उसको हल कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम पहला प्रश्न कवर किया था हमने, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि दूसरे खंड में जितने भी क्वेश्चन है वो हल करेंगे। पहले खंड के जितने भी क्वेश्चन थे हो गए थे ऑब्जेक्टिव वाले। अब दूसरे प्रश्न के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे आप लोग। पहला हमारे पास प्रश्न है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल ये है आंकिक प्रश्न कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना करनी है। विलयन की मोलरता क्या करनी है, हमको बतानी है। जिसमें सोडियम का जो है परमाणु भार दे रखा है, अणुभार दे रखा है 23 और क्लोरीन का दे रखा है 35.5। वैसे आपको याद होने चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है, प्रश्न में दे रखा है। ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या किया गया, प्रश्न में दे रखा है सोडियम का जो अणुभार है 23 दिया है, क्लोरीन का 35.5 और हमको ज्ञात क्या करनी है, मोलरता की गणना करनी है। ठीक है ना। हमें दिया क्या क्या रखा है, दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड कितना देती हो, कितना दिया है, हल में लिखेंगे हम। हल ध्यान समझेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि जो NaCl है, क्या है, NaCl का भार, NaCl का भार कितना दे रखा है, दे रखा है हमको 5.85 ग्राम। ठीक है ना। NaCl का भार अगर हम देखें तो दे रखा है 5.85। इसमें इसने क्या कर रखा है, दे रखा है। आगे प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए आगे जो है कह रहा है कि 200 ml जल में घुला है, 200 ml जल में घुला है। अच्छा यार समझिए ध्यान से, एक मिनट जरा। हम जो है NaCl का भार या कह सकते हैं विलय का भार, ठीक है ना, तो इसको जो है हम WB कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, B। W का मतलब वेट, भार हो गया, ठीक है ना। B का मतलब है विलय से, कैसे, विलय से। तो NaCl का भार हमको दे रखा है 5.85 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर 200 ml जल में घुला है, यानी कि यहां पे इसने दे रखा है विलयन का आयतन। क्या दे रखा है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन को हम V से प्रेजेंट करते हैं और विलयन को हम T से प्रेजेंट करते हैं ना, तो VT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VT। विलय को B लिखा जाता है, विलयन को T लिखा जाता है शार्ट में, और विलायक को जो है A लिखा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कितना दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, 200 ml। कितना दे रखा है, 200 ml। लेकिन हमको ज्ञात करनी है मोलरता, और मोलरता में जो आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। जब 1000 से भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास 1/5 लीटर हो जाएगा, है ना, 1/5 लीटर। फिर अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे NaCl का अणुभार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, NaCl का अणुभार, यानी किसको हम लिखेंगे, M से मतलब है अणुभार और B मतलब वही विलय, है ना, MB बराबर कितना निकलेगा, देखो 23 + 35.5। ठीक है ना, देखो 23 + 35.5 कितना आएगा, 5 रहेगा, 5 3 8 और 3 2 5, 58.5 आएगा। क्या आएगा हमारा, NaCl का अणुभार। हमको ज्ञात क्या करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। देखो क्या ज्ञात करनी है हमको ज्ञात करनी है विलयन की मोलरता।
विलयन की मोलरता हमको ज्ञात करनी है और विलयन की मोलरता बराबर सूत्र होता है WB अपान MB इंटू VT। कुछ समझ रहे? VT कायम रहेगा लीटर में, कायम रहेगा लीटर में। समझो क्या सूत्र है। WB कहे तो विलय का भार, क्या है? विलय का भार। MB कहे तो विलय का अणुभार और VT कहे तो विलयन का आयतन। ठीक है ना? इस सूत्र से क्या करेंगे? विलयन की मोलरता ज्ञात कर लेंगे। फिर देखिए अच्छा क्या है, अब हम मान रखेंगे, वैल्यू इसकी पुट करेंगे। WB कितना दे रखा हमको दे रखा है 5.85। ठीक है ना? बटे MB कितना हमने निकाला है 58.5। ठीक है ना? इंटू VT हमने कितना निकाला है 1/5। इसको अगर हम और सही लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? देखो 5.85 बटे 5 ठीक है ना? इंटू देखिए ये वाला जो तुम्हारा 5 है ऊपर चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा इस तरीके से, है ना? यहां से हम क्या करेंगे? देखो अच्छा, यहाँ पे अगर हम आगे 0 मान लिए, कोई दिक्कत है क्या भाई? 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने, और 0 मान लिया हमने। इससे क्या होगा? दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। तो जब हम इसको भाग देंगे तो भाग देने से यहाँ पे आएगा 0.1। जब इसको हम भाग देंगे क्या आएगा? 0.1 का। ऐसा देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? 585 को भाग देना है 5850 से। ये तो कम है, 0.1 है, 0 बढ़ेगा, एक बार जाएगा, है ना? कितना है? 0.1। तो यहाँ पे अच्छा आएगा 0.1 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा? देखो 5 एकम तो 5 हो जाएगा, 0.5 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इतनी क्या आ जाएगी? हमारी मोलरता आ जाएगी। ठीक है ना? बहुत ही आराम से बताया है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि कैसे हमको मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? मोलरता के जो सवाल है इसी तरीके से किए जाते हैं। कर पाएंगे ना? ये वाला सवाल समझेंगे, 2 नंबर में सवाल आते ही वाले हैं, है ना? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा दूसरे का खा वाला जो क्वेश्चन दिया है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं। ठीक है ना? और सरल समझाएंगे कैसे, आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन आप लोग क्या करें, समझे ध्यान से। दिया Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 आयन अधिक स्थायी है, क्यों? कह रहा है कि जो Mn+3 आयन है इसकी अपेक्षा अगर Mn+2 देखा जाए तो ये अधिक स्थायी क्यों है? कारण बताइए कि ये वाला जो आयन है इस वाले आयन की अपेक्षा स्थायी होता है, कारण बताना है। कारण सरल है, आप समझे ध्यान से क्या कारण। देखिए इसका जो कारण है, देखो भैया ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है ना? देखो सबसे पहले अच्छा देखिए, अगर हम तब क्या देखें कि Mn जो है क्या है? Mn अगर हम देखें Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अगर हम करें, ध्यान समझेंगे क्या बता रहे हैं। Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, काय का Mn का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो होता है 3d5 4s2। क्या होता है? 3d5 4s2 क्या होता है? Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है? 3d5 4s2। अब देखिए ध्यान समझेंगे हम, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या समझे? देखो अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पे Mn2+ लिखें, क्या लिखें? Mn2+। ठीक है ना? Mn2+ अगर हम देखें, ध्यान से समझेंगे। बताओ अच्छा, हम पीछे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे तब भी हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी आयन पर मतलब किसी अगर तत्व पर जो है धनायन आया है, क्या आया है? धनायन आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने क्या किए होंगे? उतने ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा जितना उस पर धनायन आया होगा। बताए थी ना बात? तो इस पे 2 इकाई धनावेश आया है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया होगा? इसने त्याग दिया होगा, है ना? तो यहां से क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे तो Mn2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा क्या बनेगा? बताओ अच्छा,
ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो Mn पर 2 प्लस आएगा, ऐसा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका बचेगा 3d5, क्या बचेगा 3d5। वही अच्छा अगर हम Mn3 प्लस करें, Mn+3 अगर हम करें तो Mn3 प्लस का बताओ, आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कमेंट करिए जरा कि Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अच्छा Mn का तो है 3d5 4s2, Mn2 प्लस की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तब इस पर क्या आएगा 2 इकाई धनावेश आएगा। तो इसने क्या किया, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने। अब बचा क्या यहाँ पे 3d5 बचा ना। अब वही Mn3 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो बताओ अच्छा अब की बार ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तभी तो इस पर 3 इकाई धनावेश आएगा। संभव ऐसी ही बात है कि नहीं भाई, तभी तो ऐसा होगा कि जब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तभी तो इस पर 3 इकाई धनावेश आएगा। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दो, क्या बचे 2 यहां से चला गया, 1 यहां से चला गया, बचा क्या हमारे पास 3d4, क्या बचा 3d4 बचा। अब बात आती है कि इनमें से जो है अधिक स्थायी कौन है, ठीक है ना, जबकि सवाल में उसने साफ साफ कह दिया है कि Mn+3 जो है वो Mn+2, ठीक है ना, से मतलब कम स्थायी, यानी कि Mn+2 जो है वो Mn+3 से क्या है ज्यादा स्थायी है, ये उसने खुद बात बता दी। अर्थात ये वाला जो है इससे अधिक स्थायी है। कह रहा है कारण बताओ क्यों स्थायी है। तो देखिए यहाँ पे कौन स्थायी होते हैं, देखिए कारण जाने क्या होते हैं। देखिए अगर कोई क्या है अर्ध जानते आधे है ना, समझो को, एक मिनट जरा ध्यान से समझेंगे क्या बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर मान ली कि मत अर्धभरित, क्या बताया हमने कि अर्धभरित यानी कि आधे भरे हुए, अर्धभरित कहें तो आधे भरे हुए, और पूर्ण भरित कैसे, पूर्ण भरित का मतलब पूरे भरे हुए। यानी कि अगर क्या होगा, ये कंडीशन होगी कि जो तुम्हारे कक्षक हैं, ठीक है ना, वो किसी तत्व का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब उसका किया तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हुए मान लिया उतने इलेक्ट्रॉन से उसकी आधी कक्षाएं भर रही हैं या पूरी कक्षाएं भर रही हैं, तब क्या होगा वो तत्व जो है, वो आयन जो है वो ज्यादा स्थायी होगा। ये बात तुमको जो है ध्यान रखनी है। क्या बताया हमने कि अगर किसी के आधे कक्षे भर रहे हैं, किसी तत्व का किसी आयन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फिर उनको हमने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को रखा, तो इलेक्ट्रॉन जो है मान लिया कि आधे कक्षाओं में भर रहे हैं, आधी कक्षाएं इलेक्ट्रॉन से भर रही हैं या पूरी कक्षाएं भर रही हैं, तो वो तत्व क्या होगा ज्यादा स्थायी होगा, वो आयन क्या होगा ज्यादा स्थायी होगा। जैसे समझो यहाँ पे 3d5 है, हम 3d10 तक लेकर के चलते हैं, ऐसे तो होता है, समझो ध्यान। जैसे हमने बताया अच्छा डी कक्षक है तुम्हारे पास, डी कोष, इसमें कक्षक कितने होते हैं 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जोड़े में करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। तो बताओ 10 से ज्यादा भर सकते हो क्या, 10 से ज्यादा नहीं भर सकते। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है कि 3d10 पर 3d10 अगर आ जाए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वो ज्यादा स्थायी होगा, या फिर अर्धभरित तो आधे भरे हुए, अर्थात सभी अयुग्मित, इसमें हम क्या कर दें अयुग्मित कर दें। यानी कि अगर हम 3d5 कह दें तो 3d5 क्या है अर्धभरित है, आधे कक्षाएं भरेंगे ना भाई, 10 से ऊपर आ नहीं सकती, 10 आ गई तो पूर्ण भरित हो गया, उसकी कक्षाएं पूर्ण हो गई, तो जब कक्षाएं पूरी तरीके से भर गई तो वो आयन ज्यादा स्थायी होगा, ये बात तुमको याद रखनी है। और अगर आधी भरी कक्षाएं हैं तो वो क्या होगा आयन ज्यादा स्थायी होगा। तो बताओ यहाँ पे Mn2+ है, यहाँ पे 3d5 आया है, अर्थात क्या है इसमें इसकी कक्षाएं कितनी भरी, आधी कक्षाएं भरी हैं, और हमको पता है कि आधी भरी कक्षाएं जो होती है वो क्या होती है ज्यादा स्थायी होती है कम भरित वाले से। जैसे ये वाला है इसमें 3d4 एक कम स्थायी होगा, ये वाला क्या होगा ज्यादा स्थायी। यही बात तुमको क्या करनी है लिखनी है। क्या लिखनी है, जब लिखना कैसे बता भी दे रहे हैं कि Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 आयन अधिक स्थायी है, क्योंकि
क्या लिखेंगे? क्योंकि जो आयन्य तत्व है, ठीक, अर्धभरित कक्षाएं या पूर्ण भरित कक्षाओं पर ज्यादा स्थायी होता है। और यहाँ पे जो है Mn+2 जो है वो अर्धभरित मतलब आधी कक्षाओं को भर रहा है, अर्धभरित कक्षाओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए क्या है, Mn+2 जो है वो Mn+3 आयन की अपेक्षा क्या है, ज्यादा स्थायी है। बताइए समझे कि नहीं? ये समझे कि नहीं बताइए। ठीक, आगे फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की हम क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं। चलिए फिर उसके आगे देखिए क्या दिया है। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं ना, दूसरे खंड के हमने जो है का और खा कर लिए, तीसरा है हमारा गा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है कि प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विग लवण तथा संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि द्विग लवण और संकुल लवण में अंतर बताइए, वो भी 2 एग्जाम्पल के साथ। द्विग लवण के 2 एग्जाम्पल लिखिए और संकुल लवण के 2 एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं द्विग लवण और संकुल लवण में अंतर। देखिए संकुल लवण को हम उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं, इससे आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो संकुल लवण होता है उसको ही उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए पहला अंतर क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। द्विग लवण में दिया है कि केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, जबकि विलयन अवस्था में क्या करते हैं, अपनी पहचान को खो देती हैं। जो द्विग लवण क्या करते हैं, जब तक के वो ठोस अवस्था में रहेंगे तब तक तो अपनी पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन जैसे ही इनको हम क्या करेंगे, विलयन अवस्था में लाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी पहचान को खो देंगी, ठीक है ना। कैसे खोएंगे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट है, ठीक है ना। इसको हम मोहर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस वाले का नाम है मोहर लवण भी इसको हम कहते हैं। तो देखिए कैसे जो है ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाते हैं और विलयन अवस्था में क्या करते हैं, अपनी पहचान को खो देती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे तुम्हारे मोहर लवण है, ठीक है ना, ये ठोस अवस्था में है। कैसा है, ठोस अवस्था में है। तो ठोस अवस्था में तो इसको जान सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि मोहर लवण है। द्विग लवण है, द्विग लवण होता क्या है, जो 2 लवणों से मिलकर के बना है। जैसे फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 2 लवणों से मिलकर के बना है मोहर लवण, तो ये द्विग लवण है। जब तक कि ठोस अवस्था में हम पहचान सकते हैं कि ये मोहर लवण है, ये द्विग लवण है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, इसको हम विलयन में घोलेंगे तो क्या करेगा, ये छोटे छोटे आयनों में टूट जाएगा। तो बताइए, अच्छा ये जो आयनों में टूटा है Fe++SO4 2- NH4+SO4 2-, बताइए इससे क्या हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है। क्या बता सकते हैं कि पहले द्विग लवण था भी या नहीं था, क्योंकि ये विलयन में घुल गया, हमको पहचान में ही नहीं आ रहा है कि द्विग लवण था भी या नहीं। जब तक ठोस अवस्था में था हमने पहचान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई, जब तक कि ठोस अवस्था में रहेंगे अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, लेकिन विलयन अवस्था में जाते ही क्या करेंगे, अपनी पहचान को खो देंगे। वही इधर देखिए क्या दिया है कि ठोस तथा संकुल लवण में है ना, ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। जो तुम्हारे संकुल लवण है, चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे विलयन अवस्था में हो, दोनों अवस्था में क्या करते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए दिया यहाँ पे है तुम्हारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो इसको जल में जब घोला गया तो ये 4K+ आयन में टूटा और Fe6 4- में क्या हो गया, टूट गया। तो बताइए, अच्छा इससे तुम पहचान सकते हैं इस वाले से कि पहले क्या था, ये एक संकुल लवण था। कैसा था, संकुल लवण था। इस वाले से हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें हजारों टुकड़े, देखो कितने टुकड़े हुए, लेकिन इसमें केवल 2 टुकड़े हुए। देखिए इस वाले से हम पहचान सकते हैं कि पहले ये क्या था। तो ये चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे विलयन अवस्था में हो, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा अंतर हो जाएगा, विलयन में केवल सरल आयन में टूटते हैं। यही जब इसको क्या करेंगे, विलयन में घोलेंगे तो क्या करेगा, देखिए सरल आयनों में टूट रहे, सब सरल आयनों में क्या हो गए, टूट गए। सरल आयन है ना,
लेकिन संकुल लवण क्या करेंगे, ये सरल आयन में टूटेंगे और जटिल आयन, दोनों प्रकार के आयनों में क्या करेंगे, टूटेंगे। देखिए सरल में भी टूट रहा है और जटिल में भी टूट रहा है, तो ये दोनों प्रकार के आयनों में क्या होते हैं, टूटते हैं, लेकिन ये एक ही प्रकार के यानी सरल आयनों में क्या होते हैं, टूटते हैं। तीसरा है कि इनके भौतिक गुण आयनों से भिन्न तथा रासायनिक गुण आयनों के समान होती हैं। इनके जो भौतिक गुण होंगे वो आयनों से भिन्न होंगे, लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे, आयनों के समान होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इनके भौतिक व रासायनिक गुण आयनों से बिल्कुल भिन्न होंगे, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण, ठीक ना। ये तुम्हारे एग्जाम्पल होंगे। तो एक एग्जाम्पल ये रहा, एक एग्जाम्पल ये, दो एग्जाम्पल उसने पूछे थे, तो ये आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर देगा। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगी। अगला है हमारे पास दूसरे का घा है, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल ब्रोमाइड लेना है और एथिल ब्रोमाइड की किसी भी एक क्या करना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का केवल और केवल समीकरण ही लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमने ले लिया C2H5Br, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, क्या है, एथिल ब्रोमाइड। इसकी हमने क्रिया करा दी पोटेशियम साइनाइड से केसियन, केसियन क्या है, पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पे सीएन ही क्या करेगा, ये जो सीएन है यही तुम्हारा नाभिक स्नेही का कार्य करेगा, जो सीएन है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे टूटेगा, यहाँ पे C2H5 दिया था ना, यहाँ पे ये सीएन क्या करेगा, Br को यहां से हटा देगा, उसके स्थान पे खुद कौन आ जाएगा, सीएन आ जाएगा। यहां से सीएन ने क्या किया, Br को हटा दिया, सीएन खुद आ गया, बचा क्या हमारे पास KBr, क्या बचा, KBr। तो ये क्या है, एक एथिल ब्रोमाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें सीएन ने क्या किया, ब्रोमीन को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम पोटेशियम साइनाइड, इसका नाम है एथिल साइनाइड, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। और अगर लिखना चाहो एक और बता दे रहे, लेकिन पूछी ने एक ही हमको लिखनी है। एक और देखो, अच्छा जैसे हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, लेकिन उसने पूछी एक थी, जैसे C2H5 है, यहाँ पे Br तो तुमको लेना है क्योंकि एथिल ब्रोमाइड की लिखनी है, प्लस यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे OH क्या करेगा, ये नाभिक स्नेही का कार्य करेगा, ब्रोमीन को यहाँ से हटा देगा और उसके स्थान पे खुद आ जाएगा C2H5 और OH बन जाएगा एथिल अल्कोहल, लास्ट में चला जाएगा K और भाई यहाँ से K और यहाँ से B का हो जाएगा KBr, क्या बन जाएगा, KBr। तो आप किसी भी एक रिएक्शन को, समीकरण को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, हमने पहले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, इसमें दूसरे के जितने भी खंड थे काखा गाघा सब कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर के प्रश्न हल करेंगे, ठीक है ना।